बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा तुर्की के विजिट वीज़ा के ऊपर कि तुर्की के विजिट वीज़ा का क्या टोटल प्रोसेस होता है, इसमें आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और इसके अलावा तुर्की की करंट सिचुएशन क्या है, जॉब मिल सकती है, टीआरसी की क्या सिचुएशन है, सारी डिटेल्स तुर्की के हवाले से इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जल्दी जल्दी से आपको चीज़ें सारी समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की के विजिट वीज़ा के ऊपर। तुर्की के विजिट वीज़ा में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की गई। इवन की फ़ीस थोड़ी सी इंक्रीज, बल्कि थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। अप्रॉक्सीमेटली 70 या 80,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर फ़ीस हो चुकी है तुर्की के विजिट वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की। तो आप एनातोलिया में जाके जमा करवाते हैं कुछ 70,000 80,000। ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको वहाँ पे जाके एनातोलिया के ऑफिस में पता चल जाएगी। अच्छा, ये तो फीस हो गई। इसमें ये चेंजेस आई है। डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटोज, एनटी एंड टैक्स रिटर्न्स, चैम्बर के मेंबर हैं तो अच्छा। कवर लेटर में ये चीज़ आपने स्पेशल मेंशन करनी होती है। अगर आपके पास चैम्बर की मेंबरशिप है तो ठीक है, अदरवाइज आप लिखते हैं कि मेरा एफबीआर के अलावा किसी से बिजनेस जो है वो किसी और के साथ रिलेट नहीं करता। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी 3 महीने, आखिरी 3 माह की लगती है। और बैंक स्टेटमेंट भी आपने कवर लेटर में लिखना होता है कि मेरी बिजनेस, अगर आप बिजनेस एज ए बिजनेसमैन अप्लाई कर रहे हैं तो कवर लेटर में आपने लिखना होता है कि मैं, मेरा ये करंट अकाउंट है, इसको ही मैं एज ए बिजनेस अकाउंट भी यूज़ करूँ। अगर तो बिजनेस अकाउंट आपने ओपन करवाया है तो बिजनेस अकाउंट की अलग से स्टेटमेंट लगती है और आपके करंट अकाउंट की अलग लगती है, पर्सनल अकाउंट की। लेकिन अगर आप एक ही अकाउंट से अपने बिजनेस के मामला भी डील करते हैं, पर्सनल भी डील करते हैं, तो आप फिर बताते हैं, कवर लेटर में ये लिखना होता है आपने कि मेरे बिजनेस के नाम से मेरा बैंक अकाउंट ओपन नहीं है, मेरा करंट अकाउंट या पर्सनल अकाउंट ही है जिसके ज़रिए मैं बिजनेस के मामला भी देखता हूँ, अपने पर्सनल मामला भी देखता हूँ। कवर लेटर में मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपने होटल की रिजर्वेशन करवानी होती है, टिकट की रिजर्वेशन करवानी होती है, आपका कवर लेटर होता है, आपका ट्रैवल प्लान होता है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, आप किसी कंसल्टेंट एजेंट्स के पास जाते हैं ना, तो वो आपको डमी टिकट करके दे देते हैं होटल की और टिकट की। जब इमिग्रेशन या एम्बेसी वेरीफाई करती है तो वो वैलिड होती ही नहीं है, वो कैंसल्ड होती है। तो वो आपके वीज़ा की रिजेक्शन का बायस बनती हैं। आप कोशिश करें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करवाएं, अपनी डमी टिकट नहीं बनवानी, प्रॉपर रिजर्वेशन करवानी है, ताकि और ऐसी करवानी है ताकि वीज़ा कैंसिल हो जाए, ना मिले आपको, रिजेक्ट हो जाए तो आपको वो रिफ़ंड मिल जाए, आपको कोई 10 15 20 डॉलर काट के, ठीक है। मतलब इतनी कटिंग होती है अप्रॉक्सीमेटली, और आपके बाकी पैसे आपको रिफ़ंड मिल जाते हैं। तो कोशिश करें एयर बुकिंग और होटल बुकिंग जो है, ये दोनों आपने रिजर्वेशन कंफर्म रिजर्व करवानी है। इसके अलावा इंश्योरेंस एनातोलिया वाली करके देते हैं, अब वो आपको अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो 70 से 80,000 आप फीस पे करेंगे एनातोलिया के ऑफिस में, इसमें एम्बेसी की वीज़ा फीस भी शामिल है, इंश्योरेंस की फ़ीस भी शामिल है, एनातोलिया के सर्विस चार्जेस भी शामिल है। टैक्स रिटर्न्स के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स रिटर्न्स नॉट कंपलसरी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने टैक्स रिटर्न्स लगानी ही लगानी है। अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं लगाना चाहे, मैं तो ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अगर टैक्स रिटर्न लगानी है ना तो उनको प्रॉपर उसके अंदर आपके एसेट्स डिक्लेयर हो, प्रॉपर आपकी इनकम वहाँ पे डिक्लेयर हो, आपने टैक्स भी प्रॉपर वहाँ पे किया हो, नज़र आ रहा हो कि आपने टैक्स दिया है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे 4 से 6 लाख इनकम शो कर दें, ज़ीरो टैक्स, या 2 3 हज़ार टैक्स शो कर दें, तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। अगर इस तरह की आपकी टैक्स रिटर्न है तो बिल्कुल ना लगाएं, लगाएं ही ना, साथ सिर्फ एनटीएन लगा दें बस, ज़रूरत नहीं है टैक्स रिटर्न्स की। लेकिन अगर अच्छी टैक्स रिटर्न है तो फिर टैक्स रिटर्न भी साथ अटैच कर दें। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि नेसेसरी नहीं है आपकी टैक्स रिटर्न्स लगाना, है तो ठीक है, वेल मेंटेन्ड है लगा दें, नहीं मेंटेन्ड तो उसको मेंटेन करवा के लगा लें। अगर नहीं करवानी मेंटेन्ड या नहीं है तो ना लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। तुर्की के वीज़ा के लिए, शेंजन वीज़ा के लिए, दुनिया के किसी भी कंट्री के विजिट वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं ना, उस पर मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं और आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने होते हैं। ये सारी चीज़ उस वीडियो में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देख ले। उस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे बनाना है और कहाँ से बनवाना है। तो आप वो वीडियो देख ले, डॉक्यूमेंट को लेके आपको सारी टेंशन आपकी क्लियर हो जाएगी। वो तुर्की के विजिट वीज़ा के लिए आपको चाहिए होते हैं, इवन कि आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं, ये आप इसको लिख लें, नोट कर लें, जैसे भी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तुर्की के विजिट वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, विजिट वीज़ा लेने के लिए सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा, जिस पे फोकस करना होता है, बल्कि दो पॉइंट मैं कह देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आपकी टैक्स रिटर्न्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपका बिजनेस या जॉब क्या है वो, ये तीनों चीज़ें आपस में इतनी अच्छी कम्युनिकेशन इनकी आपने बनानी है कि ऐसा ना हो कि छोटी सी शॉप हो और आपने बैलेंस जो है वो 30 40 लाख रुपया, 50 लाख शो किया हो, या फिर कोई बहुत बड़ा कारोबार शो किया है, बैलेंस आपने 5 लाख 7 लाख शो किया है। इस तरह की चीज़ नहीं करनी।
और इसी तरह बैंक स्टेटमेंट आपकी बता रही है कि जी आपके पास 15 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस है। टैक्स रिटर्न में आपने लिखा जी मेरी सालाना इनकम 6 लाख रुपये है टैक्स बचाने के लिए, या 7 लाख रुपये है। तो वो जब चीज़ें आपस में कम्युनिकेट नहीं होंगी तो आपको कौन वीज़ा देगा। तो ये टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ इनकम, इन तीनों चीज़ों को आपस में मिलाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एक और, वो ये है कि कवर लेटर के अंदर, ट्रैवल प्लान के अंदर और आपका जो इंटरव्यू फॉर्म होता है जो एनातोलिया के ऑफिस में मिलता है, इसके अंदर ये तीनों डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस लिखी है ना, कि मैं इस जगह को इस्तांबुल में घूमने जाऊंगा, या तुर्की के दूसरे जो शहर है एनातोलिया वगैरह, वहाँ पे मैं ये जगह विजिट करूंगा, तो आपके जो ट्रैवल प्लान है, कवर लेटर है और आपका इंटरव्यू फॉर्म जो होता है एनातोलिया के ऑफिस में, ये तीनों डॉक्यूमेंट के अंदर वो जगहों के नाम सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रैवल प्लान के अंदर आपने कुछ गलाटा टावर लिखा हो, जो अपना जो कवर लेटर है उसके अंदर प्रिंसेस आइलैंड लिखा हो, और जो आपका इंटरव्यू फॉर्म है उसके अंदर कुछ और लिखा हो, तो ये जब चीज़ें ही आपस में नहीं कम्युनिकेट करेंगी, आपकी कवर लेटर कुछ बता रहा है, आप कहीं जाएंगे, कवर ट्रैवल प्लान कुछ बता रहा है, इंटरव्यू फॉर्म में कुछ लिखा है आपने, तो वो टोटली इमिग्रेशन को शक में डालने वाली बात है कि बंदे का प्लान ही नहीं है, इसने कुछ कुछ अपनी प्लानिंग ही नहीं की, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं प्रॉपर ये करेगा। तो आपने क्या करना है, अपना ट्रैवल प्लान, कवर लेटर और आपका जो इंटरव्यू फॉर्म है उसके अंदर जो जगह लिखनी है विजिट के लिए, वो कॉमन होनी चाहिए, वो आपस में बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जो ट्रैवल प्लान में लिखी वही कवर लेटर में, वही आपका इंटरव्यू फॉर्म में। ये दो चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने अच्छे से, और ये दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये जो मैंने बताई हैं। आपका विजिट वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, इवन कि आपका फ्रेश पासपोर्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको तुर्की के विजिट वीज़ा में हम आपकी हेल्प करेंगे और आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाएं, और डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आपको प्रॉपर एक गाइडलाइंस दे कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपने जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और अपनी क्वेरी बतानी है। इस तरह के मैसेज नहीं आपने करने जी मेरी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मुझे डन बेस पे दे दें, आप मेरी बैंक स्टेटमेंट भी बना दें। नहीं, बैंक स्टेटमेंट आपकी लगनी है, टैक्स रिटर्न्स आपकी लगनी है। जो दूसरे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, ट्रैवल प्लान, कवर लेटर, ये सारी चीज़ें आपको आप बना के देना, आपकी फ़ाइल कंप्लीट करवाना, उसको चेक करना, फिर आपको सबमिट करवाना, इंटरव्यू फॉर्म में आपको क्या लिखना है वो बताना, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल के साथ बताते हैं। सिर्फ यही चीज़ है, ऐसा नहीं कि हमको डन बेस पे वीज़े कर रहे हैं तुर्की के, यहाँ बैंक स्टेटमेंट हमारे पास पड़ी हुई है जो हम आपको लगा के वीज़े आपके लगवाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आपने बताना है कि यार ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, इस कंट्री में मैं इंटरेस्टेड हूँ और मुझे वीज़ा अपना अप्लाई करवाना है, आप मेरी इसमें हेल्प करें, तो एक सेंस बनती है, हम भी आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो प्लस पॉइंट है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फोकस करें, विजिट वीज़ा आपका है। लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपकी प्रोफाइल को एक एज देगी। अब आ जाए एक और चीज़ की तरफ कि मैरिड है या अनमैरिड है, इसमें कुछ चांसेस के फ़र्क पड़ता है। तो अगर तो प्रोफाइल मैंने जैसे बनाया, आपने मेंटेन की है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप बिल्कुल जो है वो अनमैरिड है ना, बिल्कुल क्या मतलब अनमैरिड है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हाँ, अगर प्रोफाइल ठीक नहीं है, फिर अनमैरिड भी हैं, फिर आपकी रिजेक्शन का बायस बन सकता है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी प्रोफाइल के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि अनमैरिड को वीज़ा मिलता नहीं है, लेकिन अगर मैरिड है तो प्लस पॉइंट है थोड़ा सा। अगर अनमैरिड है तो कोशिश करें अपनी प्रोफाइल को इतना मेंटेन कर लें कि ये फैक्टर आपको फैक्ट ना करे, आपको आपको इसकी वजह से रिजेक्शन का बायस ये ना बने। ये पॉइंट आपके लिए, अपने फाइल अपनी मेंटेन कर लेनी है, बना लेनी है। उसके बाद आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, सीधे चले जाना है एनातोलिया के ऑफिस में। फैसलाबाद में भी मौजूद है, सियालकोट में भी, गुजरांवाला में भी, लाहौर में भी, हर सिटी में तकरीबन ये मौजूद है। तो आपके जो भी नियर लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्पेसिफिक एक सिटी में ही जाना है, जो भी आपके नियर है वहाँ पे चले जाएं एनातोलिया के ऑफिस में, सीधा जाएं, वहाँ पे आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। अपनी बारी का इंतज़ार करें, जैसे ही आपको बुलाया जाएगा एक इंटरव्यू फॉर्म दिया जाएगा, वो आपने फिलअप करना है, अपनी फाइल के साथ अटैच करके उनको पकड़ा देना है। वीज़ा फ़ीस देनी है, दैट्स इट, वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद आपको कॉल आती है, या 4 दिन बाद, वो इमिग्रेशन की एम्बेसी की तरफ से और या कॉन्सुलेट की तरफ से, और वो फिर आपसे पूछते हैं जी आपने क्यों जाना है, आप बताते हैं जी टूरिज़्म के लिए जाना है। पूछते हैं जी कितना आप कमा लेते हैं मंथली, पाकिस्तान में क्या करते हैं और कितना कमा लेते हैं। तो जो आप करते हैं, जो आपने बताया कि मैं ये करता हूँ कवर लेटर में, वो आपने बता देना। और जितनी आपने अपने टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट में आपने सेविंग शो की है, और प्रॉपर एक आपने उसको एनालिसिस कर लेना है कि मंथली आपने कितनी इनकम शो की है, और कॉल पे आपने वही उतनी बता देनी है। ऐसा नहीं कि कवर लेटर में 1 लाख शो की हो और आप बताएं जी मैं तो 60,000 रुपये कमाता हूँ। चीज़ें आपस में कम्युनिकेट होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो आपसे पूछते हैं, आप बताते हैं जी मैंने जितनी डॉक्यूमेंट्स में शो किया उतनी अर्निंग बताएंगे जी मैं मंथली इतनी कमाता हूँ। और उसके बाद वो पूछेंगे जी कहाँ कहाँ घूमना है, तो जो ट्रैवल प्लान, कवर लेटर, इंटरव्यू फॉर्म में आपने लिखा है कि ये जगह मैंने घूमनी है, उनको बताएं कि जी ये जगह मैंने घूमनी है।
और बिल्कुल कैजुअली ये कंफ्यूज हो जाएं, कैजुअल बात करें उनके साथ कि यार ये जगह जाऊँगा और ये मेरा कितने दिन के लिए जाएंगे, तो कोशिश करें 4-5 दिन का टूर अपना रखें। बताएं जी 4-5 दिन के लिए जाऊँगा, अगर मुझे लगा कि मतलब मैं और मज़ीद इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ तो मैं 1-2 दिन मज़ीद ठहर जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं वापस आ जाऊँगा। ना फिर आपको एक कॉल आती है और आपको कहा जाता है जी कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। पासपोर्ट लेने जाते हैं, ठप्पा वीज़े का लगा है तो लग जाता है पता, नहीं लगा तो तब भी लग जाता है। एनातोलिया के ऑफिस में आपको खोलने नहीं देंगे, आप अपना जो पैकेट होता है वो पकड़ते हैं, अपना जो लिफाफा होता है जिसके अंदर पासपोर्ट आपका आता है, और आप बाइट चले जाते हैं। वीज़ा लगा हो तो पता चल जाता है, ना लगा हो तो स्टैंप लगी हुई होती है पासपोर्ट के आखिरी पेज पे, प्रॉबली लगाते हैं। ये तो होगी जी विजिट वीज़ा की। अब आ जाए तुर्की की करंट सिचुएशन। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी तुर्की तो पकड़ पकड़ के निकाली जा रहा है बस लोगों को। ऐसा नहीं है कि तुर्की बंदे को ही निकाली जा रहा है। तुर्की बेसिकली, अच्छा एक कुछ लोगों ने ये भी कहा जी टीआरसी तो अब मिल ही नहीं रही, हालांकि ये भी झूठ है टोटल। अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं, आपने फर्स्ट टाइम टीआरसी अप्लाई करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है टीआरसी मिल जाएगी। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपके पास आपके बैंक स्टेटमेंट हो, उसमें क्लोजिंग बैलेंस आपका अच्छा खासा हो, 30 20 30 लाख रुपए आपने शो किया हो उसके अंदर, या ज़्यादा ही हो तो। उसके बाद आप जहाँ एक एक सालाना आपका जो 1 साल का जो एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है किसी के साथ वहाँ पे, या 6 महीने का, वो आपने साथ अटैच करना होता है प्रॉपर। आपको वहाँ पे एक कंसल्टेंट हायर कर लें जो पाकिस्तानी 20-30 हज़ार रुपये लेते हैं, और आपकी या मैक्सिमम 40 हज़ार रुपया तो आपकी फ़ाइल मेंटेन कर देते हैं टीआरसी के लिए। खुद करना चाहे खुद भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस में पड़ी है। अभी आते हैं जी टीआरसी मिल रही है कि नहीं। तो देखो, टीआरसी का मतलब होता है टूरिज्म रेजिडेंस कार्ड या टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, बिल्कुल बल्कि टूरिज्म रेजिडेंस कार्ड ही होता है, टेम्परेरी नहीं होता। बेसिकली तुर्की ये देता क्यों है? तुर्की ये इसलिए टीआरसी कार्ड देता है कि आप तुर्की में 1 साल के लिए रहें, तुर्की में आप प्रॉपर्टीज़ को देखें, बिजनेस को देखें, उसको एनालिसिस करें उसके ऊपर, और फिर डिसीजन लें कि मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे बिजनेस करना है यहाँ पे। इसलिए टीआरसी मिलती है कि भाई 1 साल के लिए रहो, इसको एक्सप्लोर करो, और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करो, या कोई कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज करो, ताकि आपका एक प्लानिंग के लिए बेसिकली 1 साल आपको दिया जाता है। वो क्या करते हैं कि वो टीआरसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। जब कोई पकड़ता है तो वो दिखाते थे जी ये मेरी टीआरसी है, पुलिस वाले छोड़ देते हैं। लेकिन अभी क्या सख्ती हुई है कि तुर्की के लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स के खिलाफ कंपेन चलाई है। उन्होंने अपने प्रेसिडेंट उर्दगान वगैरह को कहा है कि भाई फॉरेनर्स को निकालो बाहर, ये आके यहाँ पे बड़ा रश डाल रहे हैं और हमारी भी जॉब्स खतरे में पड़ रही हैं। इस वजह से अब तुर्की की गवर्नमेंट ये करती है कि जिस बंदे ने पहली दफ़ा टीआरसी अप्लाई करनी है, वो तो डेफिनेटली उसको चांस देंगे कि 1 साल के लिए तुर्की में रहो, यहाँ पे देखो, और फिर अपना फैसला लो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या बिजनेस में करना है। लेकिन अगर कोई बंदा टीआरसी पे ऑलरेडी भी है, वहाँ पे उसकी एक्सपायर हो रही है, और वो कहता है जी दूसरे साल भी मुझे रीन्यू कर दें, या तीसरे साल की रीन्यू करवा रहा है, तो उसकी रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको वापस भेज रहे हैं कि भाई 1 साल तुम्हें यहाँ पे हो गए, या 2 साल तुमने टीआरसी पे गुजार ली है, और तुम अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मुझे क्या करना है तुर्की में। तो वो फिर इसलिए कहते हैं कि भाई टूरिज्म बहुत हो गया, 1 साल 2 साल आपने गुजार लिए, अब कुछ ना कुछ करके दिखाएं यहाँ पे। अगर तो आपकी कोई प्रॉपर प्लानिंग है, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, उसके रेवेन्यू आपको आया, उसके डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाएं, फिर हम टीआरसी रीन्यू करेंगे। इसलिए टीआरसी रिजेक्ट हो रही है। ऐसा नहीं कि हर बंदे की रिजेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है जो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहा है उसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लग जाएगी टीआरसी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, अपनी 2 साल दूसरी टीआरसी उन्होंने रीन्यू करवानी है, या तीसरी चौथी जो भी वट एवर, तो उनकी रिजेक्शन हो रही है कि वो उनको कह रहे हैं कि भाई तुम अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए कि तुर्की में तुमने करना क्या है। तो इस वजह से टीआरसी रिजेक्ट हो रही है, अदरवाइज़ मिल रही है टीआरसी। मैंने मेरे कुछ रिसोर्सेज हैं उनके ज़रिए भी मैंने पता करवाया, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, टीआरसी आपको मिलनी है। हाँ, 6 महीने की मिल सकती है, या फिर 1 साल की मिल सकती है। बात कर लेते हैं तुर्की में जॉब्स की क्या सिचुएशन है। तो जॉब्स बेशुमार वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन लेबर कैटेगरी से मुराद हेल्पर है, फैक्ट्री वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, होटल्स में जॉब मिल जाती है। तो इस तरह की जो स्पेशली फैक्ट्रीज़ में, तो इस तरह की जॉब्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तुर्की में अवेलेबल हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। इवन कि जो तुर्किश होते हैं वो भी कोशिश करते हैं इलीगल बंदों को ही हायर करने की। उसकी रीज़न ये होती है कि जो लीगल अगर वो बंदा रखते हैं ना वर्क परमिट के ऊपर, ब्लू कार्ड के ऊपर, तो उनको फिर उसका टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन अगर वो किसी इलीगल बंदे को पकड़ के रख लेते हैं, या टीआरसी वाले को रख लेते हैं, तो उसके ऊपर उसको तुर्किश जो एम्प्लॉयर होता है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता गवर्नमेंट को, और वो फिर कम सैलरी भी देता है कंपेयर टू ब्लू कार्ड वाले के। तो इस वजह से वो फिर टीआरसी पे हो, बंदा इलीगल हो, वो कोशिश करते हैं रख लें, और वो ईजिली रख लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, इतना मसला नहीं होता। लेकिन अभी मैं ये बता दूं कि अगर आप इलीगल रहने का सोच रहे हैं वहाँ पे, या इलीगल डोंकी शोंकी लगाने का सोच रहे हैं, तो यकीन करें आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि आपको जैसे, हाँ टीआरसी वाले फिर भी सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो इलीगल वहाँ पे बैठा होगा ना,
उसको टू बी वेरी ऑनेस्ट जब भी पुलिस पकड़ लेगी ना, विदाउट एनी रीज़न आपको फ़ौरन बाहर, आपको डिपोर्ट कर देंगे। जाना है तो टीआरसी प्रॉपर लें, टीआरसी नहीं मिलती वापस आ जाएं, इलीगल ना रहें वहाँ पे। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, मेरे कहने से ना तो आपने रुकना है, ना मेरे कहने से आपने कुछ करना है। क्योंकि महंगा है थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही महंगा है। लेकिन अगर आप बचाना चाहें पैसे, तो मैंने ये जब मैं गया था ये रिसेंटली, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर आप बचाना चाहें पैसे तो बच सकते हैं, बेशुमार पैसा आपका बच सकता है, आप बना भी सकते हैं पैसा। लेकिन शर्त ये है कि पहले वहाँ पे लीगल अपने आप को करें, शादी कर लें, कुछ भी कर लें, लीगल हो वहाँ पे। उसके बाद जो है वो अपना वहाँ पे रोज़गार की तलाश करें। रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ तुर्की में हैं, सैलरीज भी अच्छी मिल जाती हैं, आप वहाँ पे सर्वाइव भी कर पाएंगे, सारा कुछ नॉर्मल है। लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। पहले 2018 तक ये सीन था कि जैसे तैसे लोग चले जाते थे वहाँ पे, इलीगल पहुँच जाते थे, काम करते थे, पुलिस वाले पकड़ते भी थे तो वो छोड़ देते थे, पाकिस्तानी है जी, और इज्जत करते थे पाकिस्तानियों की। अभी उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं है कि ये पाकिस्तानी, इंडियन है, बांग्लादेशी, अफ़गानी है, कोई भी है, वो पकड़ रहे हैं बाहर। क्योंकि उर्दगान के जो फॉलोअर्स हैं वो यही चाहते हैं। तो उर्दगान नहीं चाहता कि अपने फॉलोअर्स को नाराज़ करके अगली गवर्नमेंट अपनी ना बनवाई जाए। कोशिश कर रहे हैं फॉरेनर्स, सिर्फ वही फॉरेनर्स तुर्की में बैठे हैं जो लीगली कुछ ना कुछ वहाँ पे करना चाहते हैं, जो सिर्फ वहाँ पे टीआरसियाँ लेके जॉब कर रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ निकाला जाए। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है, आपने क्या प्लानिंग की हुई है। मैंने ओवरऑल एक अपना ओपिनियन और एक जो ओवरव्यू है इस हवाले से वो दे दिया आपको, ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। क्योंकि तुर्की में जा चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ पे। और मैं आपको इसलिए डिटेल में हमेशा तुर्की की वीडियो में जब भी बनाता हूँ, मैं डिटेल में चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आपको आसानी हो फैसला करने में। जो चीज़ें मैं वहाँ पे ऑब्जर्व की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो में चीज़ रह गई है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई है या फिर कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।